प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के YouTube चैनल पर। मैं नारायण सुतार। आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बायोलॉजी, जीव विज्ञान का एक टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है वो है पुष्पीय पादपों की आकार की होता क्या है। जैसा कि हमने इससे पहले लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 में पादपों की विविधताएं पढ़ी थी, जैसे शैवाल है, कवक है, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्रकृति में हम हमारे आसपास बहुत सारे पादप देखते हैं जिन पे छोटे छोटे पुष्प लगते होते हैं, किसी पे बड़े पुष्प लगते हैं। गुलाब का यदि एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सुंदर आकर्षक सुगंधित पुष्प उस पर लगता है। बबूल पे छोटे छोटे पुष्प लगते हैं पीले रंग के। तो जिन पादपों में पुष्प लगते हैं उनको नाम देते हैं पुष्पीय पादप, जो कि वनस्पति के या वनस्पति विज्ञों के अनुसार जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, वो पुष्पीय पादप हैं। जबकि शैवाल, कवक, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स पादप हैं, लेकिन उन पर पुष्प नहीं लगते हैं, इसलिए उनको हम अपुष्पीय पादपों के नाम से जानते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, पुष्पीय पादप, उनमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है। जैसे आपने बबूल का पेड़ देखा होगा, एक अलग प्रकार का झाड़ीनुमा होता है, फैला हुआ होता है, उसकी पत्तियां अलग होती है, जड़ अलग होती है। नीम का पादप को जब आकार के रूप में देखोगे अलग प्रकार का दिखाई देगा। बरगद को देखोगे अलग प्रकार का दिखाई देगा। तो ये जो अलग अलग प्रकार की उनकी संरचना है वो विविधता कहलाती है। ये विविधता किस संदर्भ में है, इसको पढ़ने के लिए इन पादप भागों से संबंधित कुछ शब्द वनस्पति विज्ञों के द्वारा डेवलप किए गए हैं। उन टर्म्स के माध्यम से हम उसकी संरचना को आसानी से पढ़ सकते हैं। आपने सुना होगा कि पादप भाग का काटते हैं, फिर उसकी आंतरिक संरचना देखते हैं, तो वो तो होगी इसकी आंतरिक संरचना। और एक पादपीय भाग को हम बाह्य रूप से देख रहे हैं, निहार रहे हैं उसको, वो होती है उसकी बाह्य संरचना। इस बाह्य संरचना का अध्ययन करना वो इसकी बाह्य आकार की कहलाती है। तो ये जो लेसन बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है, एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार है, तो इस 5वें चैप्टर में हम इन पुष्पीय पादपों की बाह्य आकार की का अध्ययन करेंगे। बाह्य संरचना कैसे होती है उसका अध्ययन करेंगे। जैसे बाह्य संरचना के रूप में यदि हम दूर खड़े खड़े एक बरगद के पौधे को देखते हैं और एक नीम के पौधे को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, तो दोनों का आकार अलग अलग होता है। बरगद का गोल गुंबदाकार होता है, जबकि नीम का पेड़ है वो एक त्रिकोणाकार ऊपर फैला हुआ संरचना के रूप में होता है। तो ये एक बाह्य संरचना होगी। फिर इन दोनों का तना अलग अलग होता है। तो हम इसी विभिन्नताओं को इस आकार की के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पुष्पीय पादप, जैसे किसी हम खरपतवार को उखाड़ लेते हैं। नीम को बड़ा पेड़ है, उखाड़ नहीं सकते, लेकिन यदि कोई खरपतवार है, यदि हम उसको उखाड़ लें तो उस उखाड़े हुए पादप में या पौधे में पादप के सभी भाग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हम उखाड़ रहे हैं तो इसमें सबसे आधारीय भाग पर इस प्रकार की एक पतली तंतुनुमा संरचना होगी। ये एक प्रारूपी की पौधे का डायग्राम बना रहा हूं मैं। इस प्रकार की संरचना जो कि जमीन के अंदर था, जब पौधा जमीन पर लगा हुआ था उस समय हमें दिखाई नहीं दे रहा था, जब उखाड़ा था तब बाहर की ओर दिखाई दे रहा है।
तो ये जो भाग है, इस भाग को हम परोहो मूल तंत्र कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको? मूल तंत्र। इस मूल तंत्र में विभिन्न प्रकार की मूल होगी। अब इसके ऊपर जो जमीन से ऊपर वाला भाग था, वो एक प्रारूपी की डायग्राम में हम इस प्रकार से बना रहे हैं इसको। ये पाद भाग था, इसमें ये जो चौड़ी चपटी संरचना है जो हरे रंग की कहलाती है, हरे रंग की दिखाई देती है, वो इसकी पर्ण कहलाती है। इसके अतिरिक्त ये अन्य पर्ण है, ये एक शाखा को निरूपित करिए जिसपे बहुत सारी पर्ण इसके ऊपर लगी हुई है। या पर एक प्रारूपिक रूप से सरल संरचना पुष्प है, ये एक सरल संरचना फल को निरूपित कर रही है, ये कलिका को निरूपित कर रही है। तो ये स्ट्रक्चर है वो किसको निरूपित कर रही है? पुष्प को। जब हम एक खरपतवार को उखाड़ रहे हैं तो हमें एक पूरी संरचना दिखाई देगी आसानी से। ये एक फल, ये इसका तना या स्तंभ या फिर इसकी शाखाएं, इसकी पर्ण के साथ में पुष्प, फल, ये कलिका है। ये जो पूरा भाग है, ये सभी संरचनाएं मिल करके परोहो तंत्र का निर्माण करती है। किसका करेगी? परोतंत्र का। इसका मतलब हम किसी भी पादप को यदि उखाड़े, उसकी संपूर्ण संरचना को अध्ययन करने की कोशिश करें तो इसमें दो प्रकार की संरचना दिखाई देगी। पहला मूल तंत्र होगा, फिर जमीन के ऊपर वाला भाग होगा वो परोतंत्र होगा। परोतंत्र में तना, पर्ण, फल, पुष्प, शाखाएं इत्यादि पाई जाएगी, जबकि मूल तंत्र में केवल और केवल मूलीय संरचना उपस्थित होती है। इस आकार की लेशन के अंतर्गत हमें विभिन्न पादपों में पाई जाने वाली मूल के प्रकार, कितने प्रकार की मूल होती है, उत्पत्ति के आधार पर हो सकती है, संरचना के आधार पर हो सकती है, खाद्य पदार्थों के संग्रहण के आधार पर हो सकती है। तो मूल के प्रकार, इसके रूपांतरण और मूल के कार्य, ये टॉपिक नंबर हमारा 1 हुआ। इसके बाद में तना या स्तंभ, इसके विभिन्न प्रकार, विभिन्न रूपांतरण कार्य, ठीक इसी प्रकार की पर्ण की संरचना, पुष्प की संरचना, पुष्प के विभिन्न भाग, फल के प्रकार, फल की संरचना और फल के अंतर्गत पाए जाने वाले बीजीय संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। पादप की पूरी बाह्य संरचना का अध्ययन करना बाह्य आकारकीय या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इस मॉर्फोलॉजी को जब हम पढ़ लेंगे पूर्ण रूप से, तब हमें ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि अलग अलग पादपों की पर्णीय संरचना या उसके अंदर विविधताएं क्यों पाई जाती है, उन विविधताओं को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे, मूल से स्टार्ट करेंगे इसको। पहले मूल को पढ़ेंगे, मूल की कंप्लीट संरचना पढ़ने के बाद में फिर स्टेम या फिर पर्ण देखेंगे। जब हम मूल को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो मूल की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नंबर पहला इस मूल की संरचना देखनी है। किस पादप भाग को हम मूल कहते हैं, रूट कहते हैं। क्या नाम देंगे इसको? रूट। तो सबसे पहला कि ऐसा पादपीय भाग
जो मूलांकुर से उत्पन्न हुआ हो। तो किससे विकसित होगा ये? मूलांकुर से उत्पन्न, पहला। दूसरा, क्योंकि मूल जितनी भी होती है वो हमेशा गुरुत्वाकर्षण के दिशा में वृद्धि करती है, नीचे की ओर, जमीन के अंदर की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्रतंत्र होता है वो ऊपर की ओर अर्थात प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो जो धनात्मक गुरुत्वावर्ती होगा वो तो होगा मूल, जबकि प्रकाश के विपरीत आ रहा है कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ऊपर से आ रहा है तो प्रकाश के विपरीत आ रहा है, तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती पादपीय भाग होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? मूल। तो नंबर सेकंड हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, धनात्मक गुरुत्वावर्तनी अनुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्ती, प्रकाश से विपरीत दिशा में वृद्धि करता है और गुरुत्वाकर्षण की तरफ तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ध्यान देना, जब हम प्रतंत्र के लिए लक्षण लिखेंगे उस समय प्रतंत्र प्रकाश की ओर वृद्धि करता है तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होगा, जबकि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगा। पॉइंट नंबर 4, इस मूलीय भाग पर किसी भी प्रकार के डंठल नुमा संरचना या गांठ नुमा संरचना नहीं पाई जाती। जैसे गन्ने के तने में होती है, स्पष्ट रूप से छोटी छोटी गांठें आपस में जुड़ करके पूरे पादप भाग को निर्मित करती है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? पढ़ा होगा हमने। इस गांठ के मध्य का जो भाग है वो पर्व कहलाता है। जहाँ पे पर्व आपस में जुड़ते हैं उस संरचना को पर्व संधि कहते हैं। तो इस मूलीय संरचना पे या मूल पर इस प्रकार की संरचनाएं नहीं पाई जाती, अर्थात पर्व एवं पर्व संधि में विभक्त नहीं होता। इस मूल पर इस प्रकार की रोमी संरचना पाई जाती है, ये मूल रोम कहलाते हैं। लेकिन ये मूल रोम हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। तो 5वां पॉइंट लिख सकते हैं हम, एक कोशिकीय मूल रोम की उपस्थिति युक्त संरचना को हम मूल कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस टॉपिक में पादप की एक सामान्य बाह्य संरचना और मूल के लक्षण लिखे। मूल के गुण, विशेष लक्षण, लाक्षणिक गुण कितने पॉइंट हुए? 5 पॉइंट हुए। हम नेक्स्ट क्लास में इस मूल की संरचना, बाह्य संरचना और मूल की रूपांतरण पढ़ेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप अपने नोटबुक में ब्लैक बोर्ड समरी को साथ साथ में लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या होगा कि जैसे वीडियो चल रहा होता है उसमें उसको पॉज कर दो, आवाज़ आना बंद हो जाएगी, वीडियो रुक जाएगा, ब्लैक बोर्ड समरी आपको दिख जाएगी। एक निश्चित समय रखिए आप कि मुझे इस समय बायोलॉजी का, इस समय फिजिक्स का, इस समय केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश की क्लास को अटेंड करना है, जिससे हमारे एक लंबे व्यवधान के बाद पुनः क्लास प्रारंभ हो जाएगी। तो आज हम इतना ही रखेंगे, इस टॉपिक को इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास को इससे आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे।
जैसे ही हमारा ये लेसन समाप्त होगा, उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से करेंगे, जो लगभग 50 से 100 के बीच में होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने के बाद में हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ में नीट के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी हमारी तैयारी साथ साथ में चलती रहेगी। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।